नमस्कार, डे नाइट न्यूज के हिमाचल के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव चक्रवर्ती। औद्योगिक घरानों को हिमाचल में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए सीएम वीरभद्र सिंह अहमदाबाद पहुंचे, जहां उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित प्रदेश के आला अफसरों ने मुलाकात की। इस इन्वेस्ट मीट से प्रदेश में निवेश बढ़ेगा, जिससे हजारों हिमाचलियों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री की कोशिश है कि इस यात्रा के दौरान वे देश के नामी उद्योगपतियों को हिमाचल में निवेश के लिए तैयार कर सके। ये पहला मौका है जब हिमाचल की तरफ से किसी तरह की कोई शुरुआत हुई है। रविवार को मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार होने जा रहा है। इस कैबिनेट विस्तार में हिमाचल के कुछ सांसदों के नाम शामिल हैं। मसलन इनमें सबसे ज्यादा जो नाम आगे चल रहा है वो है जेपी नड्डा का। इसके अलावा हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर का नाम भी इस रेस में है। लोकसभा में बजट सत्र से पहले होने वाले मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार पर देश समेत हिमाचल प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं। सूत्र बताते हैं कि रविवार को नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। ऐसी चर्चा है कि लगभग 10 मंत्रियों को इस फेरबदल में जगह मिल सकती है। ये तय माना जा रहा है कि मोदी कैबिनेट के इस दूसरे विस्तार में हिमाचल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व का मौका मिल सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में हिमाचल प्रदेश से सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव जगत प्रकाश नड्डा का नाम खुलकर सामने आया है। ऐसे में अगर नड्डा को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो इसमें प्रदेश को प्रतिनिधित्व मिलने के अलावा उनका सियासी कद भी बढ़ जाएगा। मोदी कैबिनेट में होने जा रहे विस्तार में राज्यसभा सांसद और पूर्व मंत्री जेपी नड्डा का नाम लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि जेपी नड्डा खुद कैबिनेट में शामिल होंगे या नहीं, इस पर संशय अभी भी बना हुआ है, क्योंकि नड्डा सत्ता की बजाय संगठन में रहने की बात पहले कह चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अनुभव को देखते हुए मंत्रिमंडल में उनको शामिल कर सकते हैं। अगर नड्डा को अलग रखकर देखें तो इस विस्तार को लेकर युवा वर्ग के कोटे से सांसद अनुराग ठाकुर की उम्मीदें भी बंधी हुई हैं। अनुराग ठाकुर का नाम भी इस कैबिनेट विस्तार की रेस में माना जा रहा है, क्योंकि अनुराग ठाकुर ही वो चेहरा है जो केंद्र में यूपीए की सरकार के समय से ही केंद्र के गलियारों में सुर्खियां बटोरता रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में हिमाचल को प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद बंध गई है। राज्य को केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहले मायूसी हाथ लगी थी। हालांकि हिमाचल ने भाजपा को चारों प्रत्याशियों को जिताकर लोकसभा भेजा है, इसलिए लोगों को उम्मीद है कि टीम मोदी में हिमाचल के सांसद को जगह मिल सकती है। अगर नए मंत्रियों को इस कैबिनेट में शामिल किया जाता है तो मई महीने में मोदी सरकार के बनने के बाद ये पहला कैबिनेट फेरबदल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डे नाइट न्यूज। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य में सदस्यता अभियान तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से सदस्यता अभियान कार्यशाला आयोजित की गई, जहां हिमाचल बीजेपी के प्रभारी श्रीकांत शर्मा समेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने भी केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने का प्रयास किया। हिमाचल भाजपा अब मोदी नारे के सहारे राज्य में अपने सदस्यता अभियान को अभी से सफल मानकर सदस्यों की तादाद 5 से 15 लाख तक होने का दावा कर रही है। शिमला में आयोजित की गई बीजेपी की कार्यशाला में मौजूद रहे पार्टी के हिमाचल प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए मोदी सरकार की अब तक की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की जमकर खिंचाई करते हुए कहा कि मोदी के अच्छे दिनों पर राज्य सरकार रोड़ा अटका रही है। यही वजह है कि अब बीजेपी अपने सदस्यता अभियान के तहत वर्तमान सदस्यों के अलावा 10 लाख अतिरिक्त सदस्य बनाने का दावा कर रही है। मोदी जी की जो जितने भी काम हैं, उन्होंने डीजल के दाम कम किए 2 बार 5.5 रुपये, उन्होंने पेट्रोल पर 10 रुपये के दाम कम किए। मतलब उन्होंने कहा कि ये गरीबों की पार्टी है। लेकिन हिमाचल की जो सरकार है वो जन विरोधी सरकार है। उसका एक उदाहरण मैं दूंगा कि केंद्र की सरकार डीजल और पेट्रोल पर दाम कम कर रही है, वहीं हिमाचल की जन विरोधी सरकार वैट लगाकर उसको और महंगा कर रही है। तो इसीलिए पूरे प्रदेश भर में आक्रोश है। रविवार को मोदी कैबिनेट में होने जा रहे विस्तार को लेकर श्रीकांत शर्मा ने हिमाचल प्रदेश को भी स्थान मिलने की उम्मीद जताई है। हालांकि उन्होंने कहा है कि यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन इस बार हिमाचल प्रदेश ने मंत्रिमंडल में अपनी ठोस दावेदारी पेश की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन मंत्री रहेगा, किस राज्य से रहेगा, ये प्रधानमंत्री जी का विशेष अधिकार है। देखिए, हिमाचल के लोगों का ये सेंटीमेंट है कि हिमाचल का भी कोई कैबिनेट में प्रतिनिधि हो, और मैंने भी अपना आग्रह किया राष्ट्रीय नेतृत्व को कि यहाँ का कोई प्रतिनिधि होना चाहिए।
लेकिन अल्टीमेटली फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी को लेना है और मुझे उम्मीद है कि हिमाचल का कोई प्रतिनिधि मंत्रिमंडल में होगा। हिमाचल बीजेपी जहां अपने सदस्यता अभियान के तहत अपने दिए आंकड़ों के दावों को लेकर आश्वस्त दिख रही है, वहीं पार्टी केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य को तरजीह दिए जाने वाली खबरों को लेकर भी उत्साहित है। शिमला से कैमरामैन राकेश कुमार और मोहित प्रेम शर्मा के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। रविवार को होने वाले केंद्रीय कैबिनेट विस्तार पर हिमाचल बीजेपी की नजरें गड़ी हुई हैं। हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने उम्मीद जताई है कि मोदी मंत्रिमंडल में हिमाचल प्रदेश को भी स्थान दिया जा सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस बाबत अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया है। दावा ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो है सदस्य इसमें शामिल किए जाएंगे। अभी फिलहाल 5 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी में है। साथ ही कैबिनेट का विस्तार होना है, उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती। सत्ती साहब, सबसे पहला सवाल, हिमाचल प्रदेश से 3 नाम जो है वो चल रहे हैं, अनुराग ठाकुर, जेपी नड्डा और शिमला से जो वीरेंद्र कश्यप। क्या मानते हैं आप, प्रबल दावेदार जो है बीजेपी की तरफ से किसे मानते हैं आप? पूरे देश में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, हमने अपने प्रदेश की भावनाओं को उनके सामने रखा है कि हिमाचल प्रदेश को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिलना चाहिए। और अगले कल जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसमें हिमाचल प्रदेश के 6 सांसदों में से एक व्यक्ति अवश्य देश के मंत्रिमंडल में जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी जी भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। इनके माध्यम से हमने सारी बात दिल्ली में बताई है। अब प्रधानमंत्री जी का ये प्रेरोगेटिव है कि वो किसको मंत्रिमंडल में लेते हैं। जो भी व्यक्ति बनेगा पार्टी के लिए खुशी होगी। इसमें जेपी नड्डा का नाम जो है सबसे ऊपर चल रहा है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। फिलहाल जो संगठन में उनका पद अभी मिला है उससे वो संतुष्ट हैं कहीं ना कहीं। नाम कई लोगों के चल रहे हैं, लेकिन उसमें से मैंने पहले भी बोला है कि प्रधानमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है। प्रधानमंत्री जी बात करेंगे, इसमें प्रदेश संगठन की ओर से किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है। जो भी व्यक्ति बनेगा उसका हम स्वागत करेंगे और उसके माध्यम से प्रदेश की डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी का लक्ष्य है कि जो 10 लाख अतिरिक्त सदस्य बनाना हिमाचल प्रदेश में, किस तरह से पूरा करेंगे आप ये लक्ष्य? काफी, क्योंकि सरकार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की है, तो आपका क्या रहेगा? युवाओं की कितनी भागीदारी आप मानते हैं इस सदस्यता अभियान में जरूरी होनी चाहिए? हिमाचल प्रदेश में 47 लाख वोटर्स हैं। भारतीय जनता पार्टी ने निश्चय किया है कि 16,52,000 वोट हमें लोकसभा के समय पर पड़े थे। उनमें से 15 लाख प्लस ऐसा सदस्यता बनाने का हमने निश्चय किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता जो हमारी 4 वर्कशॉप्स हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और शिमला में हुई है, उसमें जो 1000 से कार्यकर्ता ज़्यादा सम्मिलित हुए हैं, चिन्हित कार्यकर्ता हमने उसमें बुलाए थे। उनमें जो उत्साह है और उमंग है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम आने वाले समय में मेंबरशिप 16 लाख के लगभग करीब उसको करेंगे। और हिंदुस्तान में सबसे पहले नंबर पर जो आंकड़ा आएगा वो हिमाचल प्रदेश का परसेंटेज में, जैसे वोट पड़ने में आया था 53%, वैसे ही मेंबरशिप की परसेंटेज में भी भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर जाएगी। तो ये थे हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, जिनका ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश जो सदस्यता अभियान अभी बीजेपी यहाँ पर चला रही है उसमें पहले नंबर पे आएगा जितने भी जो राज्य हैं उसमें। और साथ ही जो रविवार को कैबिनेट विस्तार होना है उसमें हिमाचल प्रदेश से जो 3 नाम जा रहे हैं, प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव रहेगा कि किसको मंत्री बनाया जाए। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा, डे नाइट न्यूज, शिमला। हिमाचल सरकार पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं और इस बार आरोप लगाया है अर्की भाजपा मंडल के पूर्व महामंत्री परविंदर ठाकुर ने। परविंदर ठाकुर ने राज्य सरकार पर जो आरोप जड़ा है कि 17 सितंबर को अर्की में हुए सायर मेले के दौरान सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ होर्डिंग हुई और इसी का बदला लेने के लिए राज्य सरकार ने उन्हें कुछ प्रायोजित मामलों में फंसाने की साजिश रची है। ये हैं भाजपा के अर्की मंडल के पूर्व महामंत्री परविंदर ठाकुर, जिन्होंने हिमाचल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये कि हिमाचल सरकार प्रायोजित मामलों में भाजपा के लोगों को फंसा रही है। परविंदर के दावों पर अगर यकीन करें तो उनके खिलाफ दाड़लाघाट पुलिस ने झूठा मामला दर्ज किया है। ये मामला पुलिस ने जिस ऋण को लेकर दर्ज किया है उस मामले में उन्हें साल 2012 में पुलिस की जांच से पहले ही क्लीन चिट मिल गई थी। इसके बावजूद दाड़लाघाट पुलिस ने पिछले महीने अक्टूबर में उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया।
मेरे साथ राजनीतिक द्वेष भावना से 17 सितंबर के बाद जो मेले के दौरान हुआ, उसके बाद मुझे बार बार झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। जिन मामलों की इन्वेस्टिगेशन पुलिस 2012 में कर चुकी है, कुछ मामले न्यायालय में पेंडिंग है, उनकी दोबारा से जांच की जा रही है। जो मामला न्यायालय में पेंडिंग है उसकी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना ये एक बहुत बड़ी साजिश, क्योंकि जो मामले न्यायालय में चल रहे हैं उनका न्यायालय के हिसाब से इंतजार करना चाहिए। परविंदर का इल्जाम है कि पुलिस अर्की में आयोजित जिला स्तरीय शायर मेले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के एक कार्यक्रम में हुई हूटिंग के बाद से ही उन्हें किसी न किसी मामले में फंसाने की साजिश कर रही है। हम बिल्कुल पाक साफ हैं। जबरदस्ती मेरी छवि को खराब करने का जो राजनीतिक हिसाब से प्रयास किया जा रहा है, इसमें पूरी सरकार सम्मिलित है, ये ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि पीछे भी राजनीतिक द्वेष भावना से हमारे को ऊपर केस दर्ज किए गए। परविंदर ठाकुर ने सफाई देते हुए कहा है कि 17 सितंबर को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कार्यक्रम में हुई हूटिंग के मामले में पुलिस ने उन्हें और उनके भाई को बिना किसी वजह के गिरफ्तार किया, जबकि इस पूरे मामले में उनके भाई का कोई कसूर नहीं था। सोलन से मनुष्य शर्मा के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। अब बात करते हैं बद्दी की, वो क्षेत्र जहां विकास की पैर बहती है। समय के साथ साथ बद्दी के औद्योगिकरण तेजी से हुआ है, लेकिन सही मायनों में इस विकास की एक कीमत है, वो कीमत जो मानपुरा के लोगों से आज तक वसूली जा रही है। ये कोई पैसे की कीमत नहीं है, ये कीमत है बर्बादी की और तबाही की। आज हम आपको रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं कि आखिर हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में विकास की कीमत क्या है। औद्योगिकरण के साथ बर्बादी का कड़वा सच देखिए। सरकार नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजनाएं बनाने में जुटी हुई है। इन योजनाओं से नदियां प्रदूषण मुक्त होंगी या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले हम आपको बद्दी के मानपुरा की नदी का हाल बताते हैं। यह है औद्योगिक नगरी बद्दी के मानपुरा की नदी का हाल, जहां की मानपुरा नदी में दर्जनों फैक्ट्रियों के केमिकल वाला गंदा पानी नदी में बेधड़क छोड़ा जा रहा है। केमिकल का गंदा पानी नदी में गिरने से नदी पर क्या असर पड़ रहा है वो भी देखिए। पानी के दूषित होने के कारण चनाल माजरा, मानपुरा, किशनपुरा और दूसरे कई गांवों के लोगों को भयंकर बीमारी का डर सता रहा है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले घातक केमिकल्स नदियों के पानी को इस कदर दूषित कर चुके हैं कि अब तक दर्जनों पशुओं की मौत हो चुकी है और सैकड़ों बीघा जमीन बंजर होने के कगार पर जा पहुंची है। मानपुरा की ये नदी अब पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है और इस पर गंदगी की मोटी परत दिखती है। सोचिए जरा, आखिर इस जहरीले पानी से लोगों को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा होगा। नदियां जो लोगों के लिए जीवनदायिनी होती हैं, वो जीवनदायिनी नहीं रही हैं, बल्कि कैंसरदायिनी हो गई हैं। औद्योगिक कचरे की वजह से इस नदी में निकिल, जिंक, लेड, कॉपर और कोडियम जैसे खतरनाक रासायनिक तत्वों की मात्रा ज्यादा पाई गई है। हैरानी इस बात की है कि इस पूरे मामले से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी अभी तक अनजान हैं। बार बार स्थानीय प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 3 वर्षों में गुहार लगाने के बाद भी उन्हें इस गंभीर समस्या से निजात नहीं मिल पाई है। ना तो प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों का और ना ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का यहाँ कुछ पता है। मानकपुर दी इधर माते फैक्ट्रियां माते डोडूवाल दी फैक्ट्रियां, मानकपुर दी फैक्ट्रियां। हाँ 2-3 साल हो गए यही पींदे। पशु बीमार नहीं होंगे था पे क्या करना, पलाना तो ही कितने पलाई पानी। दुनिया के मानचित्र पर अपना वजूद रखने वाले बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में औद्योगिकरण तो हुआ, लेकिन इसके साथ साथ एक कड़वा सच ये भी है कि यहाँ प्रदूषण की भी समस्याएं बढ़ी हैं। बहुत हालत माड़ी है, काला पानी। हाँ हुण बंदा बिच नूं टप नहीं सकता जी। हाँ जी बीमारियां लग रही हैं। हाँ चर्म रोग। जे बंदा बिच नूं टप जाए, बंदे दे पैर देखो कितना है, जे साबन ना तो फुट जाने पैर। बीबीएन क्षेत्र में औद्योगिकरण होने से जहां लोगों को रोजगार तो मिला, लेकिन इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषण से लोग परेशान हैं। कभी मानपुरा की इसी नदी के पानी को लोग खुद के पीने के लिए इस्तेमाल करते थे और पशुओं को भी पिलाते थे, लेकिन आज का सच ये है कि अगर इस काले पानी से वो खुद निकलते हैं तो उन्हें चमड़ी रोग और कई तरह की जानलेवा बीमारियां हो रही हैं। नालागढ़ से जगत सिंह के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। शिमला के इतिहास को एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। शिमला बाइसेंटेनियल ग्रुप ने यह बीड़ा उठाया है। अतीत के पन्नों में खो चुकी शिमला की यादें ताजा करने की शुरुआत उस डुरांड फुटबॉल से की गई, जिसकी शुरुआत भी शिमला की ही धरती से की गई थी।
सबसे पहले आज का शिमला और पहले का शिमला। दोनों में अब जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि शिमला का असल इतिहास क्या है। ये इतिहास अब पन्नों में सिमट कर रह गया है, लेकिन उन्हीं बीते दौर की धुंधली यादों को शिमला के बाइसेंटेनियल ग्रुप ने जिंदा करने का बीड़ा उठाया है। इसी के चलते बाइसेंटेनियल ग्रुप द्वारा ऐतिहासिक BCS स्कूल में ब्रिटिश काल के वक्त से स्थापित किए गए 3 स्कूलों, जबकि आज़ादी के कुछ समय बाद स्थापित हुए केंद्रीय तिब्बतियन स्कूल के बीच फ्रेंडली फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। इनमें शिमला के सेंट एडवर्ड्स, बिशप कॉटन स्कूल, सेंट्रल तिब्बतियन स्कूल और चायल की राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की फुटबॉल टीमों ने हिस्सा लिया। बेसिकली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी है वो हम शिमला की हिस्ट्री, हेरिटेज, एनवायरनमेंट और जो चीज़ें शिमला से जा चुकी हैं उनको हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आज का जो ये मैच है ये बेसिकली शिमला का जो सबसे बड़ा एक स्पोर्ट्स इवेंट होता था डूरंट कप फुटबॉल, उसकी रिवाइवल को हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि 1939 के बाद जो है शिमला में कभी भी डूरंट कप फुटबॉल नहीं आया। इस डूरंट फुटबॉल की शुरुआत शिमला के अन्नाडेल मैदान में साल 1888 में की गई थी। यह प्रतियोगिता आज पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। डूरंट फुटबॉल कप की ही तरह शिमला की जमीन पर कई और इतिहास बनाए गए थे जो सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह चुके हैं। बाइसेंटेनियल ग्रुप अब इतिहास के उन पन्नों को खंगाल कर दोबारा लाने में जुटा है। ये हमारा एक इनिशिएशन है और इनिशिएशन में अभी हमने शिमला की लोकल सिर्फ 4 टीम्स को इन्वॉल्व किया हुआ है, जिसमें से शिमला का BCS, एडवर्ड, सेंटर स्कूल, तिब्बतियन सेंटर स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चायल, ये 4 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अभी हमने उस कप का नाम शिमला फुटबॉल लीग के ही नाम से अभी हमने इसको किया है। हिस्ट्री को अलाइव रखने का भी हमारा एक मोटिव है और हिस्ट्री को अलाइव यही रखा था कि जो पहले की जो चीज़ें थी उनको हम दोबारा से रिप्रोड्यूस करें। शिमला शहर 200 साल पहले अस्तित्व में आया था। बदलते समय के साथ शिमला में काफी बदलाव आया है। बदलाव रहन सहन से लेकर पहनावे, खान पान और संस्कृति में भी। आज के समय में इस छोटी सी नगरी में कई बदलाव देखने को मिले हैं। धुंधली हो चुकी यादों को दोबारा ताजा करने का बीड़ा शिमला के बाइसेंटेनियल ग्रुप ने उठाया है और इस ग्रुप ने तेजी से काम करना भी शुरू कर दिया है। शिमला से कैमरामैन राकेश कुमार और मोहित प्रेम शर्मा के साथ सुभाष चंद्रा, डे नाइट न्यूज। बात करते हैं नाहन की। नाहन में विद्युत बोर्ड पेंशनरों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पेंशनरों ने उनसे जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। पेंशनर एसोसिएशन की ओर से इस दौरान कई प्रस्ताव भी पारित किए गए। पेंशनरों ने जनवरी महीने से डीए की किश्त जारी करने के लिए राज्य सरकार का आभार जताया, तो लगे हाथ सरकार से ये भी अपील कर डाले कि जुलाई 2014 में केंद्र सरकार ने जो डीए की किश्त जारी की है उसका लाभ जल्द हिमाचल में भी दिया जाए। कुल्लू के बुंतर में मौजूद राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में 3 दिवसीय बाल विज्ञान मेले का समापन हो गया। इस मेले के समापन के मौके पर कुल्लू के विधायक महेश्वर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस बाल विज्ञान मेले में जिले भर के लगभग 400 बाल वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। इस 3 दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान मेले में कई स्कूलों के बच्चों ने अपने मॉडलों को प्रदर्शित किया। हमीरपुर में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के सैकड़ों आरएसएस सेवकों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का मुख्य मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों का आरएसएस में शामिल करना था। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ सदस्य प्रोफेसर आरसी शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम में पूरे जिले के स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। आरसी शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम का मकसद आरएसएस में नए लोगों को जोड़ना रहता है। आज का ये कार्यक्रम जिला का कार्यक्रम था, जिसमें पूरे जिले के स्वयंसेवक एकत्रित हुए पूर्ण गणवेश में और एक पथ संचलन का कार्यक्रम किया गया है, आयोजन किया गया है और ये हमारी कार्य पद्धति का एक भाग है। ये वर्ष में एक बार हम ऐसा कार्यक्रम
विजयदशमी के आसपास करते हैं और ये पूरे देश में होता है। उसी परंपरा में इसे हमने इस बार हमीरपुर में आज आयोजित किया है। इसके द्वारा हम लोग समाज में निकलते हैं और कार्यकर्ताओं में या अपने स्वयंसेवकों में एक प्रकार से श्रद्धा और शक्ति का भाव आता है और हम अपने स्वयंसेवकों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से इसमें जोड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की महिला क्रिकेटर सुषमा वर्मा का भारतीय महिला टेस्ट टीम में चुनाव हो गया है। वो चुनी गई हैं। सुषमा वर्मा हिमाचल की राजधानी शिमला के एक छोटे से गांव सुन्नी की रहने वाली हैं। सुषमा वर्मा का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले एक टेस्ट मैच के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयन किया गया है। सुषमा भारतीय टीम में बतौर विकेटकीपर और बैट्समैन खेलेंगी। जानकारी के अनुसार मैच मैसूर में गंगोत्री गलादेश मैदान में खेला जाएगा। गौरतलब है कि इसमें पूर्व सुषमा वर्मा 2013 में भारतीय टीम में शामिल होकर बांग्लादेश के खिलाफ भी खेल चुकी हैं। इसके बाद 4 अगस्त 2014 में सुषमा एक बार फिर इंग्लैंड के खिलाफ खेलने गई थी। सुषमा वर्मा इस दौरान काफ़ी मेहनत करती दिखी। लगातार वह अभ्यास कर रही हैं। उन्होंने एक खास मुलाकात के दौरान कहा कि वह कड़ी मेहनत कर रही हैं ताकि जिन लोगों ने उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है वह निराश ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। लड़कियों के परिजनों से उन्होंने आग्रह किया कि अगर लड़की की खेल में रुचि हो तो उसे रोका ना जाए, उसे परिजन सपोर्ट करें ताकि वह परिवार के साथ साथ देश का भी नाम रोशन कर सके। पहली बार फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा ये होगा कि मैं अपने इंडिया के टॉप अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलूँगी। बहुत जिनको हम अपना आइडल मान के चल रहे थे उनके साथ खेलने को मिलेगा। वो आपके टीममेट्स उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने को मिलेगा। तो मेरा यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना अच्छा परफॉर्म करूँ और जितने भी लोग हमसे अच्छी उम्मीदें लगाए बैठे हैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरें। वैसे बचपन से क्रिकेट खेलने का शौक़ था बट आगे एक्सपोजर नहीं मिला। एक्सपोजर +2 के बाद जब इधर कांगड़ा में एकेडमी ज्वाइन की, उसके बाद जब HPCA के अंडर HPCA क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन मिला, उसके बाद स्कोप्स आगे दिखे कि नहीं। फिर पवन सर के साथ प्रैक्टिस किया और भी कोचेस के साथ, ट्रेनर्स, सब लोगों के साथ प्रैक्टिस करके आज जो भी मिल रहा है उन लोगों की वजह से। तो हिमाचल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डे एंड नाइट न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।